जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सब हिस्ट्री के आगे कंटिन्यू करेंगे शानदार क्वेश्चंस को। आपको बता दें हम लोग 10,000 शानदार जीके जीएस के प्रश्नों को कर रहे हैं, जिसका यह हिस्ट्री का सीरीज है, जिसका भाग यह 15 है। 14 भाग ऑलरेडी अपलोड कर दिया जा चुका है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर ले और सारे वीडियोस जाके वहाँ देख सकते हैं। हमारे प्रश्नों का चयन है जो बहुत ही अच्छा है। ये आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया गया है, इसलिए इन प्रश्नों को ना छोड़ें और सभी को अच्छे से कवर कर जाएं। आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वीडियो को बहुत ही अच्छे से हम कवर करेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हमारा पहला सवाल है कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो देखिए, महमूद गजनवी के बारे में मैंने आपको बताया था। महमूद गजनवी जो थे वो अफ़गानी थे और इसने जो है 1025 ईस्वी में इसने गुजरात पे जो है हमला किया था। वहाँ पे जो स्थित गुजरात में स्थित जो सोमनाथ मंदिर है, वहाँ पे भारी लूटपाट मचाई थी, इसने तोड़फोड़ की थी। यहाँ पे स्थित जो है सोमनाथ मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग को भी इसने तोड़ दिया था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अफगानी रूलर था और 1050 ईस्वी में सोमनाथ पे इसने जो है हमला किया था। तो महमूद गजनवी का भारत में जो अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, तो इसका अंतिम आक्रमण जो है वो जाटों के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों के बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था। यानी कि हिंदुशाही एक डायनेस्टी थी, एक वंश थी। तो इसका कौन सा वह शासक था जिसने तुर्कों के बार बार हमला करने और उसके कारण पराजित हो जाने के कारण, बेइज्जती के कारण जो है इसने जो है आत्महत्या, आत्मदाह अपने शरीर को जो है कर लिया था। तो ये कौन सा शासक था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है जयपाल। ये जयपाल जो थे यह हिंदू शाही वंश के एक शासक थे। इनके पिता का नाम था हुतपाल और इनका जो है जयपाल का जो कार्यकाल था वो था 964 से लेके 1001 ईस्वी तक इसने जो है शासन करा था। तो इसी ने जो है तुर्कों के हाथों बार बार पराजित होने के कारण फाइनली जो है प्रेशर में, फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने जो है आत्मदाह कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। तो देखिए, कुतुब मीनार का कार्य जो है उसको पूरा कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या होता था। देखिए फ्रेंड्स, जो मध्यकालीन भारत है उसमें कौन कौन से पोस्ट को क्या बोला जाता था, ये सवाल इस पर हमेशा पूछा जाता है। तो उस समय जो सेना का सबसे सर्वोच्च यानी कि सबसे टॉप ऑफिसर जो होता था, आज टुडे वर्तमान समय में हम लोग जानते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं, वैसा पोस्ट उस समय क्या था? तो उस समय उस पोस्ट को खान के नाम से बुलाते थे। 13वीं शताब्दी में जो है सर्वोच्च सेना अधिकारी को क्या कहते थे? खान कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन बना था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा घियासुद्दीन तुगलक। एक्चुअली घियासुद्दीन तुगलक ये असली नाम नहीं था, इसका नाम असली जो था वो था गाजी मलिक। इसने जब है पद धारण करा था उसके बाद घियासुद्दीन का जो है इन्होंने उपाधि भी धारण की थी। तो याद रखिएगा, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? घियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। तो मैंने अभी बताया पंजाब हिंदू शाही राजवंश के बारे में मैंने बताया। तो पंजाब में जो है स्थापित करने की श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह कल्लर को। कल्लर के द्वारा हिंदू शाही राजवंश की जो है स्थापना की गई थी। ये हिंदू शाही राजवंश जो है या काबुल, गंधार और वर्तमान समय में देखें तो नॉर्थ वेस्ट के रीजन में जो भी है उधर यह फैला हुआ शासन था, वंश था। और इसका जो है कब से कब इसने शासन करा था? तो इसका जो है शासनकाल 1850 ईस्वी के पास आसपास जो है शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाब में हिंदू शाही जो राजवंश था उसको स्थापित करने की जो है श्रेय कल्लर को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो देखिए, अल बेरूनी बहुत ही पॉपुलर इतिहास कर रहे हैं, भारतीय हिस्ट्री के जो है नज़रिए से बहुत ही पॉपुलर हैं। अल बेरूनी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी गई थी जिसका नाम था किताबुल हिंद, विश्व विख्यात है। तो किताबुल हिंद इसके द्वारा लिखी गई थी और किसके शासनकाल में ये थे? तो याद रखिएगा, महमूद गजनवी के शासनकाल में ये थे अल बेरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मोरक्को के जो इब्न बतूता थे ये भी बहुत ही पॉपुलर यात्री रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में
और याद रखिएगा इब्न बतूता जो है वो किसके काल में आए थे, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। ये इब्न बतूता ने जो है इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी, क्या नाम था उसका, रिहला नाम था। रिहला विश्वविख्यात जो है रचना किनकी थी, इन्हीं के थी, इब्न बतूता के रचना थी। और याद रखिएगा ये भी कि इब्न बतूता ने कुल 1,20,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को जो देखा था उन सभी चीज़ों का वर्णन रिहला में इन्होंने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। तो अपने आप को खलीफा घोषित करने वाले कौन थे, ये थे मुबारक शाह खिलजी। कौन थे, मुबारक शाह खिलजी। ये कौन थे, ये खिलजी डायनेस्टी के एक शासक थे। और ये जो थे ये किसके बेटे थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे, इसके बेटे थे, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों / मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सवाल कई बार पूछा गया और आपको फिर देखने को मिलेगा। तो भारतीय इतिहास में जो बाजार के नियम थे या मूल नियंत्रण की पद्धति थी उसको शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था इनका बाजार पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। तो देखिए उलेमा आज वर्तमान समय में भी देखा जाता है। उलेमा होता क्या है, ये इस्लामिक जो धर्म ग्रंथ की जानकारी रखते हैं, उनके लॉ के बारे में जो जानकारी रहते हैं, वैसे स्कॉलर्स जो होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। और ये जो है रूलर्स को, जो भी शासक होता है उसको सलाह देते हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग चलने के लिए। तो उलेमा जो है, उलेमा को दखल को जो है उनको किसने विरोध किया था, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है ने उलेमा का जो है दखल, उसका विरोध इन्होंने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किताब उल हिंद या तारीखुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। तो किताब उल हिंद जो अल-बेरूनी के द्वारा लिखा गया था, इसमें जो है किसकी चर्चा की गई है, इसमें भारतीय गणित के बारे में समीक्षा की गई है, भारतीय इतिहास और भूगोल की समीक्षा की गई है, खगोल विज्ञान और दर्शन शास्त्र की समीक्षा की गई है, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी चीज़ों की है समीक्षा किताबुल हिंद जिसे अल-बिरूनी ने लिखा था उसमें समीक्षा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता था। देखिए भारत का दर्पण जो है किताबुल हिंद को कहा जाता था। क्यों, क्योंकि लगभग भारत के एक एक चीज़ को जो है इन्होंने दर्शाया था, कैसा सोसाइटी था, कैसा कल्चर था, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर चीज़ को इसमें जो है इन्होंने एक्सप्रेस करा था। इसलिए किताबुल हिंद को जो है भारत का दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वाय हिंद का युद्ध 1008 से 9 के बीच में जो लड़ा गया था, निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया था। तो ये वाय हिंद का युद्ध जो है वह महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में, महमूद गजनबी और आनंद पाल। ये आनंद पाल कौन थे, मैंने आपको बताया, यह हिंदू डायनेस्टी के एक शासक थे। तो इन दोनों के बीच में वाय हिंद का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली में के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया। तो दिल्ली में कौन से वो सुल्तान थे जिसने जो है तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना, वो आने चाह रहे थे मिर्जा शाहरुख। ये तिमुरिद डायनेस्टी के एक शासक थे। तिमुरिद डायनेस्टी आपको पता है जिसकी स्थापना 1370 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, तिमूर थे। और तिमूर के ही बेटे कौन थे, मिर्जा शाहरुख थे। ये दिल्ली आना चाहते थे और इनका आना कौन स्वीकार किया था, तो राइट आंसर है खिज्र खां सैयद। किसने, खिज्र खां सैयद। ये कौन थे, खिज्र खां सैयद आपको पता होगा सैयद डायनेस्टी के जो है संस्थापक थे। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। आपको बता दें सिकंदर लोदी जो है वो बहुत ही अच्छे रूलर थे और साथ ही साथ रूलर के साथ साथ ये जो है बहुत ही अच्छे कवि भी थे, बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं भी यह लिखा करते थे। सिकंदर लोदी ने ही जो है आगरा को कंस्ट्रक्ट किया था। आगरा जो शहर आप देख रहे हैं इसका श्रेय बनाने का श्रेय किसे जाता है, सिकंदर लोदी को जाता है। तो देखिए ये गुलरुखी था क्या, देखिए गुलरुखी ये जो किताबें, ये जो कविताएं लिखा करते थे कौन, सिकंदर लोदी। तो इसको लिखने के लिए जिस कलम का इस्तेमाल करते थे, जिस कलम का यह इस्तेमाल करते थे उस पेन का नाम था क्या, गुलरुखी। गुलरुखी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। तो देखिए अलाई दरवाज़ा जो है यह कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो इब्राहिम लोदी के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया है, देख के बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट जो गलत है।
तो यहाँ ऑप्शन सी एकदम गलत है कि महान निर्माता एवं कला का पुजारी। इब्राहिम लोदी को कभी भी कला के क्षेत्र में जो है और इन सब क्षेत्रों में निर्माण के क्षेत्र में जो है कभी याद नहीं किया जाता है इब्राहिम लोदी को। वो एक क्रूर और एक निरंकुश शासक था। वह अफ़गान अमीरों की खिलाफत करता था। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे जो है महान निर्माता और कला का पुजारी भी, ये तो बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी किस वंश का था। तो मोहम्मद गोरी पता है बहुत ही पावरफुल रूलर था। यह जो है संसबनी वंश का था। कौन से वंश का? संसबनी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो किसके द्वारा जो है किसका आक्रमण जो है भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो याद रखिएगा तुर्कों के द्वारा द्वितीय तुर्क आक्रमण के नाम से ये जो है मोहम्मद गोरी ने करा था। ठीक है, द्वितीय तुर्क आक्रमण किसका था? मोहम्मद गोरी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण था वो किस राज्य के खिलाफ था, किस राज्य में था। याद रखिएगा मुल्तान में इन्होंने जो है वहाँ के जो करमाती शासक थे उनके खिलाफ इन्होंने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला पहला शासक सोलंकी शासक भीम टू थे। कौन थे? सोलंकी शासक भीम टू ने मोहम्मद गोरी को पराजित करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल था। तो महान शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो विवाद था उसका मूल कारण क्या था? तो याद रखिएगा कि भटिंडा के क्षेत्र में जो है अपना राज के चक्कर में ही राज का जो है मुद्दा था, इसी के कारण दोनों के बीच में जो है विवाद शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, भटिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए मोहम्मद गोरी को शहाबुद्दीन भी बुलाते थे लोग और इनको मुइजुद्दीन भी बुलाया जाता था और साथ ही साथ मोहम्मद बिन सैम तो बुलाया ही जाता था। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, इनमें से इन सभी नाम से जो है वो जाने जाते थे। कौन? मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अब दिल्ली दूर नहीं कथन किसका है। तो ये स्टेटमेंट बहुत बार सवाल पूछा गया है कि अब दिल्ली दूर नहीं है, किसका स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। स्थायी सेना को कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी। देखिए जब आर्मी होती है तो एक आर्मी लड़ने के लिए जाती है, युद्ध करने के लिए जाती है, और एक आदमी को जो है बैकअप में रखा जाता है, इसे ही स्थायी सेना या स्टैंडिंग आर्मी कहते हैं। तो वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्टैंडिंग आर्मी यानी कि स्थायी सेना रखी थी? तो याद रखिएगा ये अलाउद्दीन खिलजी थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का क्या उद्देश्य था। देखिए बाजार नियंत्रण उनका बहुत ही पॉपुलर रहा है। बाजार नियंत्रण वो करना चाहते थे कि जो उनके पास इतना विशाल सेना था उनको जो है उनका एक्सपेंडिचर ये तरीके से नहीं उठा पाते थे। इसी कारण जो है उन्होंने जो है बाजार नियंत्रण पॉलिसी को जो है शुरू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है बाजार नियंत्रण पॉलिसी का उद्देश्य मेन था कि विशाल सेना के व्यय को यानी कि उनके एक्सपेंडिचर को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बलबन के जो बलबनी वंश है उनके अंतिम शासन कौन थे। तो बलबन के जो अंतिम शासक थे उसका क्या नाम था? तो वह था कैमूर्स। कैमूर्स जो है बलबन वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई। तो दशमलव प्रणाली जो है उसके आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? यह की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। एंड फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता था। तो सल्तनत काल था दिल्ली सल्तनत का काल, उस समय जो है लगान लगाने की जो मिश्रित प्रणाली थी उसे हम लोग मुक्ताई कहते थे। क्या कहते थे? मुक्ताई के नाम से जानते थे। ठीक है, यह एक लगान लगाने की एक प्रणाली थी। तो फ्रेंड्स ये थे सुपर 30 शानदार सेलेक्टेड क्वेश्चंस। ये आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इनका लाभ हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।